तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का 11 मई का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके द हिंदू यही एडिटोरियल के बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो हम डिस्कस करेंगे पर डे यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा पर डे, और ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। और ये क्वेश्चंस आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि अगर आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज हम दोस्तों 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आपका क्या है, ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स। तो हमने अभी देखा कि महाराष्ट्र स्टेट में एक ज़िला है औरंगाबाद, वहीं पे 16 माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ से आ रहे थे तो उनकी उसमें मृत्यु हो गई ट्रेन से कट के। तो वो काफ़ी निंदनीय है। तो हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उसमें से एक रीज़न ये दिया जा रहा है कि उनके मन में ये डर था कि हमने देखा, कई वीडियोस हमने देखे होंगे, ऐसे न्यूज़ भी सुने होंगे कि जो पुलिस है वो जो बाहर घूम रहे हैं लोग जो है रोड पे सड़कों पे, तो उनको मार रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जो है ट्रैक से आने लगे थे। तो ये एक रीज़न बताया जा रहा है। तो इसमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स हैं उनसे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, ताकि उनके मन में जो डर है, और डर किस चीज़ का है और क्यों वहाँ से 1000 किलोमीटर से 100 किलोमीटर आप देख रहे होंगे, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, गुजरात से लोग पैदल चले आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हम जाने सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद पड़ी हुई, तो पैसे नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो फिर खाना भी नहीं वो लोग क्या बोलते हैं अवेल कर पा रहे होंगे। तो और एक मन में डर भी बना होगा उनके मन अंदर कि कहीं कोरोना वायरस हो गया तो अगर वहाँ मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो कैसे उस चीज़ को जो है झेल पाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को सरकार को जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके उनको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो वहाँ से क्या बोलते हैं पैदल चल के ना आए। और ऐसे ऐसे जो मृत्यु हो रही हैं, क्योंकि कोविड-19 से काफ़ी मृत्यु मिस हो रही हैं, तो इन सब मृत्युओं को जो है जो सरकार कंट्रोल कर सकती है उसको सरकार को करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका हमने देखा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से आपका पूरा इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो सरकार अभी भी जो है कम्युनिटी जो मीन्स ट्रांसमिशन है उसको डिनाई कर रही है। तो ये है फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में पूरा यही डिस्कस कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि देखें ना, हमने देखा नंबर ऑफ़ केसेस कितने ज़्यादा जो है बढ़ गए हैं। बल्कि यूएस में जब 26 फरवरी को सिर्फ 60 केसेस आए थे, तभी उन्होंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन उनके यहाँ शुरू हो गया है। लेकिन सरकार जो है ये डिनाई कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है, तो ये हम जान लेते हैं। क्योंकि उनका उसमें एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो रैपिड टेस्टिंग जो टेस्टिंग किट्स है वो कम अवेलेबल हैं। तो एक एविडेंस नहीं मिल पा रहा है कि क्या कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है वो शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें इस पे ये दिया जा रहा है कि सरकार को डिनाई नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कुछ आर्टिकल में कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन को डिक्लेयर करना ये कोई गवर्नमेंट का प्रेस्टीज इसमें लूज़ नहीं होगा इससे, बल्कि हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, गवर्नमेंट जो हमारे और प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके मीन्स वो एक एक्टिव और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेंगे ताकि चीज़ों को और कंट्रोल किया जा सके। तो अगर सरकार, इसमें ये बताया गया कि अगर टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है तो सरकार को एलिसा टेस्ट करना चाहिए। तो एलिसा टेस्ट क्या होता है ये जान लेते हैं। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। तो ये क्या है? ये फ्रेंड्स आपका जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स होती हैं उसी तरह ये होता है, लेकिन अंतर होता है हम अभी जानेंगे। सिंपल वही होता है, आपका ब्लड लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि आपके ब्लड में जो भी जो भी आपका एंटीजन, कोई भी वायरस का अगर अटैक हुआ है तो उससे क्या एंटीबॉडी डेवलप हुई है, तो वो डिटेक्ट मतलब कि चेक करता है कि क्या हुई नहीं हुई है। तो ये सिंपल ऐसा समझिए, ब्लड लेते हैं, फिर उसको जो है टेस्ट करते हैं, फिर उसमें कुछ एजेंट्स को जो एंजाइम्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो जिससे ये क्लियर होता है, जब उसका कलर आपका चेंज मीन्स होता है, कुछ जो सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो उससे ये तय होता है कि आपका एंटीबॉडी जो है कितनी डेवलप हुई है आपके ब्लड में। तो ये चेक करता है आपका एलिसा टेस्ट। तो ये जो रैपिड टेस्टिंग होती उससे इसमें क्या अंतर होता है? तो दोस्तों ये जो है आपका स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी जो हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया था उसमें ज़्यादा होती है। हमने देखा था रैपिड टेस्टिंग जो टेस्टिंग किट्स थी उसमें थोड़ा सा काफ़ी कम जो है
पाया गया था, लेकिन इस एलिसा टेस्ट में जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें ये दोनों दोनों चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी होती हैं इसमें, तो ये जो है उसको बेहतर बताया जाता है। और ये जो है आपका पहले ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ ये कोई नया कॉन्सेप्ट है या फिर पहले नहीं, तो पहले भी जो है आपका HIV जो टेस्ट होता था उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। जीका हो गया, रोटा वायरस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो अभी इसको और भी और काफ़ी काफ़ी डिजीज़ पे में भी इसको जो है यूज़ किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन्हीं डिजीज़ पे, बाकी डिजीज़ में भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी आपका एंटीबॉडी डेवलप हुई है नहीं हुई है। तो इस आर्टिकल में पूरा यही बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल आपका द ट्रेंड्स शेपिंग द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। तो किस ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं? तो कोविड-19 से हमने देखा कि पूरे विश्व में ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस डेवलप हो गई है। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक नया ट्रेंड डेवलप होने को दिख रहा है। तो इस पूरे आर्टिकल में कम से कम 6 ट्रेंड्स जो भी डेवलप हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से ट्रेंड हैं हम जान लेते हैं। पहला ट्रेंड बता रहे हैं कि एशिया, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जो हमारे इसमें कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप, मतलब कि अच्छी तरीके से उन्होंने वर्क किया है। तो जैसा हमने देखा कि जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था हमारे वेस्ट में, और फिर वो वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, तो ये सब कंट्री जो है कोलोनाइजेशन जो है शुरू कर दी थी पूरे विश्व में। तो उससे उनका काफ़ी हद तक वो डेवलप की थी। लेकिन जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो हमने देखा था कि एशियन इकोनॉमीज़ जो हमारे थे, मेनली आपके जो एशियन टाइगर जो बात करेंगे, उधर आपका मलेशिया हो गया या फिर आपका सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो ये सब इकनॉमीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया भी उसमें एक था। इन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको टैकल किया था क्योंकि पूरे विश्व में रिसेशन आया था उस समय, तो उसको काफ़ी अच्छे से टैकल किया था। उसके बाद से ही जो एशियन इकनॉमीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से डेवलप की हैं। तो हमने देखा कि फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि अगर बात करते हैं करंट की बात करते हैं, जो पैंडेमिक आया हुआ, इसमें भी जो है जो एशियन इकनॉमीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया हो गई, आपका सिंगापुर हो गया, चाइना भी देख लीजिए, और हमारे इंडिया में भी काफ़ी हद तक जो केसेस हैं, नंबर ऑफ़ केसेस अदर कंट्रीज़, अगर यूरोप और यूएसए की बात करते हैं, वेस्ट कंट्रीज़ में, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहले होता था जब भी कोई डिजीज़ होती थी तो एशियन कंट्रीज़ में जो है काफ़ी हद तक काफ़ी मृत्यु होती थी। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरा ट्रेंड क्या कह रहे हैं कि यूएस का जो एक ग्लोबल लीडरशिप है, हमने देखा, पहले भी देखा होगा, तो वो एक डिक्लाइन कर रही है। और हमने देखा, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यूएसए हमेशा जो है, जैसा अगर हम बात करें ट्रीटी ऑफ वर्सीले, तो ट्रीटी ऑफ वर्सीले क्या है, ये आपका 1919 में आया था जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सीले साइन की गई थी, और इसी ट्रीटी के साइन होने के बाद जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था वो ख़त्म हो गया था। और ये किसके मध्य साइन हुई थी? जो जर्मनी था और जो एलाइड पावर्स थे, जो आपके ब्रिटेन, फ्रांस और आपका क्या बोलते हैं, इटली हो गया, रशिया हो गया, तो इनके मध्य जो है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइले साइन हुआ था। तो और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशन की, जो 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये क्या था? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था पीस को मेंटेन करने के, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है काफ़ी हद तक देखा हमने कि एक पूरे विश्व में एक कंपटीशन और मीन्स लोगों के मीन्स अदर कंट्रीज़ के मध्य देखने को मिला था। तो इसी के चलते ये लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो है, लेकिन ये 1948 में आके 6 में जो है इसको ख़त्म कर दिया गया। तो और इसको इस्टेब्लिशमेंट में भी जो है वो जो वुड्रो विल्सन थे, जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका काफ़ी बड़ा रोल था, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो हमने देखा तो इन 2 चीज़ों में जो है यूएसए का रोल काफ़ी था। और अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या, तो अगर हम देखते हैं कि जैसे आपका उसके बाद जो है 1945 जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो ब्रिटेन वुड्स का 2 आपका इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में भी यूएसए का काफ़ी बड़ा योगदान था। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड वॉर के टाइम, देखिए पूरे यूएसए की हेजेमनी जो है पूरे विश्व में जो है मेंटेन थी। टेररिज्म के मुद्दे पे हो गया, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे हो गया, तो हमेशा यूएसए जो है इसका फोररनर ही रहा है। हम बात करते हैं अगर इराक में इंटरवेंशन की, जो सद्दाम हुसैन को जो है
वहाँ से हटाया गया था। और फिर अफ़गानिस्तान में हम देख ही रहे हैं, काफ़ी 2002 से जो है वहाँ पे यूएस ट्रूप्स अभी भी हैं, बल्कि अभी उन्होंने जो है फिर वहाँ से उन्हें ट्रूप्स को हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये हम देखें कि उन्होंने जो है यूएसए का किस तरह जो है रोल रहा है। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट देखें तो रिसेंटली जो है, जो हम जान रहे हैं कि ट्रम्प जो है जब से आए हैं, मीन्स बने हैं प्रेसिडेंट यूएस के, तब से वो जो है अमेरिका फर्स्ट की जो है पॉलिसी अपनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे हमने देखा कि किस तरह जो यूएस का एक लीडरशिप क्वालिटी थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती दिख रही है। भले ही आज अगर वो यूएसए एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, लेकिन अगर वो उसकी जो लीड करने की एबिलिटी है वो धीरे धीरे जो है वो लूज़ कर रहा है। तीसरा ट्रेंड क्या देखने की बात कर रहे हैं, तीसरा ट्रेंड आपका हमने देखा यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन हम जानते हैं जो हमारे उसमें 28 कंट्रीज़ हैं जो मिल के जो है पूरा यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। उनके मध्य जो है फ्री ट्रेड का भी एग्रीमेंट है, काफ़ी चीज़ें उसमें हैं। तो उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब किस तरह उनके अंदर जो मेंबर्स हैं वो उनके अंदर कैसी चीज़ें प्रॉब्लम हुई है। जब आपका यूरोजोन क्राइसिस आया था उसी के बाद जो है ये काफ़ी हद तक जो है काफ़ी रोबस्टली इन्होंने काम किया था। तो अभी हमने देखा क्या क्या इसमें इश्यूज़ डेवलप हुए हैं, जैसे ब्रेग्जिट के लिए आपका हो गया, जैसे ब्रिटेन वहाँ से एग्ज़िट मतलब कर गया। अगर हम बात करते हैं आगे, तो जैसे अगर कुछ दूसरा इशू क्या बात कर रहे हैं कि जैसे आपका पॉलिटिकल मैटर्स पे जो मीन्स अगर क्या बोलते हैं एग्रीमेंट करना हो तो उसमें एक तलखी देखने को मिली। जैसे अगर चाइना से या रशिया से आपका एग्रीमेंट करना हो तो उसमें भी एकजुटता नहीं दिखी है यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के मध्य जो है। और तीसरा इशू क्या बता रहे हैं, तीसरा इशू ये बता रहे हैं कि जैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है 10 साल पहले जब ग्रीस हो गया, इटली, स्पेन, पोर्चुगल पे लगाया गया था, और किसके किसके दबाव में लगाया गया था, आपका जैसा ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड के उस पर जो है लगाया गया था। और क्यों लगाया गया था, क्योंकि और ये ऑस्टेरिटी मेजर्स पर हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, टैक्सेस हो गया, उसको स्पेंडिंग कम करना, और क्या बोलते हैं जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाना, क्योंकि काफ़ी उसमें क्राइसिस आ गई थी इन कंट्रीज़ में। तो हमने देखा किस तरह कुछ कंट्रीज़ के मतलब कि दबाव में जो है ये उनके ऊपर ऐसा ऑस्टेरिटी मेजर लगाया गया था। तो ये मतलब दरार तभी से ही देखने को मिलने को दिख गई थी। और अभी करंटली बात करें हम, तो इटली में जो है क्या हुआ कि जैसे उनको कुछ मेडिकल सप्लाईज था और क्रिटिकल जो भी चीज़ें थी, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे केसेस इटली में आए थे, तो उसमें जो मीन्स यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनको वो जो है काफ़ी हद तक उन्होंने जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाया। और जो एक फ्री मीन बॉर्डर मूवमेंट की बात थी उस पर भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाया, जिससे फिर इटली को जो है चाइना से जो मीन्स मेडिकल इक्विपमेंट था, पीपीई वगैरह था, उसको वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये हमने देखा कि किस तरह आपका यूरोपियन यूनियन में भी जो है एक दरार देखने को मिल रही है। तो ये तीसरा ट्रेंड। चौथा ट्रेंड क्या बात का क्या कर रहे हैं, चाइना खुद, जो हमने बात की पहला पॉइंट एशिया किस तरह इमर्ज हो रहा है, तो उसी में जो हमारा चाइना कंट्री है वो किस तरह जो है एक आपका इकोनॉमिक और एक मिलिट्री अपनी पावर बढ़ा रहा है पूरे विश्व में। तो हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है, फिर यूएसए से उनके मध्य कितना ज़्यादा इशू हुआ है। और हम बात करें कुछ महीनों पहले, शायद लास्ट ईयर ही जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट मीन्स 2 टर्म के लिए ही बन सकते हैं, तो वो जो प्रोविजंस था वो ख़त्म कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि जो जी जिनपिंग है वो 2022 के बाद भी राष्ट्रपति क्या बोलते हैं रह सकते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं किस तरह चाइना जो है आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी बात की, जैसे उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, जो आपका एक पूरा लैंड और क्या बोलते हैं मैरीटाइम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं पूरे मीन्स यूरेशिया और अफ्रीका में, अब तो यूरोप में भी जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब मेजर्स जो है जो चाइना ले रहा है, इससे जो यूएस की जो इकोनॉमी है और जो एक उनकी हेजेमनी है, लीडरशिप क्वालिटी है, उस पर काफ़ी हद तक जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमने देखा, एक ट्रेंड देखा। और नेक्स्ट ट्रेंड की क्या बात कर रहे हैं, जो हाँ 5वें ट्रेंड की क्या बात कर रहे हैं। 5वां ट्रेंड हमने देखा किस तरह जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका WHO हो गया, WTO हो गया, वो किस तरह जो है वहाँ पे चीज़ें, जैसे और भी जो हमारी G7 G20 कंट्रीज़ हैं और जो हमारा UNSC है, उसमें किस तरह एक कंट्रीज़ का जो है काफ़ी एक प्रभाव देखने को मिला है। तो ये हमने पहले भी देखा
कैसे जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और इसमें इन सब सारी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है WHO WTO, तो इसमें ये जैसे हमने देखा इसमें कितना कैसे इसको जो है कोई भी कंट्री अपना वीटो पावर लगा के उसमें चीज़ों को जो है चेंज कर देती है, अपने तरफ माउल्ड कर लेती है। तो इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, वो हम जो है ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं वो भी देखने को मिला है। और एक फाइनल ट्रेंड जो हमारा छठवां ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि जो एक एनर्जी पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है, वो क्या है, एनर्जी पॉलिटिक्स क्या है, जैसा हमने देखा कि जैसे विश्व में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम हुए, तो जो हमारी वेस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं वो उस पर फुल्ली डिपेंड होती हैं, क्योंकि और उनके पास कोई माध्यम नहीं होता जिससे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो ये जो है अगर प्राइसेस कम होंगे तो उनकी इकोनॉमीज़ काफ़ी डाउन होंगी, तो वहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और यूएसए पूरे विश्व में एक नया ऑयल सप्लायर जो है देखने को मिल रहा है। और अगर हम तीसरी बात करते हैं ऑयल से रिलेटेड, तो वो क्या है आपका रिन्यूएबल और जो आपका ग्रीन एनर्जी है वो भी उसकी डिमांड काफ़ी विश्व में बढ़ी है। तो ये ज़रूरत आप देख सकते हैं किस तरह जो है ये भी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस पैंडेमिक में जो है। और अंत में ये बात करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि 2020 तक जो है कोई भी जो वैक्सीन है इससे रिलेटेड वो नहीं डेवलप हो सकती है। तो ज़रूरत यह क्या है कि जो एक प्रोटेक्शनिज़म और एक क्या बोलते हैं, जो जैसे हमने बात किया अमेरिका फर्स्ट हो गया, उसकी मीन्स नेशनलिज्म की जो भावना है उसमें थोड़ा सा कमी लाने की ज़रूरत है। नहीं तो भविष्य में जो अगर जो एक रिसेशन है वो डिप्रेशन में भी क्रिएट हो सकता है, जो आपको 1930s में आया था, जो ग्रेट डिप्रेशन था। और जो इनइक्वलिटी है मिस कंट्रीज़ के मध्य और एक पोलराइजेशन जो देखने को मिल रहा है किसी एक कंट्री के परिप्रेक्ष्य में, तो वो सब चीज़ें जो है आगे भविष्य में हो सकती हैं, वो सब अवॉइड करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका वर्चुअल कोर्ट से रिलेटेड है। तो वो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अभी क्या हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपका 1961 एडवोकेट एक्ट के थ्रू जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ये क्या करती है, ये एक जो भी आपकी लीगल प्रैक्टिसेस हैं या फिर लीगल एजुकेशन है पूरे इंडिया में, उनको रेगुलेट करती है। तो उन्होंने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो वर्चुअल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद जो है उसको प्रैक्टिस में लाया जाए। क्यों? उनका मत ये है क्योंकि जो हमारे 90% एडवोकेट्स या फिर जो लिटिगेंट जो भी हमारे फाइल करते हैं उनको जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं है इनसे जो भी आपका मीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये इसकी बात करते हैं। तो अप्रैल 6 को जो है क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 142, जिसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे मतलब कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, या मतलब जो कोई भी ऐसा कोई भी नेसेसरी चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ें हों जिसमें मतलब कि उनका इंटरवेंशन क्या बोलते हैं ज़रूरी हो, तो उसके इन्फोर्समेंट की बात आपका 142 जो है आर्टिकल करता है। तो उसी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक डिक्री, एक ऑर्डर जो है पास किया। तो उसके अंतर्गत क्या कहा उन्होंने कि जितने भी आपके मीन्स फंक्शन हैं कोर्ट के, उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाए। और जितने भी आपके स्टेट ऑफिशियल्स हैं, आपके जो आपका मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो आपका है, वो उनसे कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर प्लानिंग बनाए, ताकि जो एक मीन्स प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। और फिर क्या बात कर रहे हैं आगे लेकिन उन्होंने अभी जो एनआईसी है उन्होंने कोई ऐसा प्रॉपर गाइडलाइन नहीं जारी किया हुआ है। और फिर आगे अगर हम देखते हैं तो क्या है आगे कि अगर हम बात करें वर्चुअल कोर्ट की हमने पहले भी बात की थी, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें फिजिकल कोर्ट की आवश्यकता ना हो, वो आपके आईटी टूल जैसे आपका फ़ोन हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, उसके माध्यम से एप्लीकेशंस के थ्रू जो है जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो लिटिगेंट्स हैं वो अपने केसेस को फाइल करें, और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हों आपका वर्चुअल कोर्ट के थ्रू। ये आपको वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करते हैं वर्चुअल कोर्ट में, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहले तो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आपका विंडोज़ या फिर जो फिर एक क्या बोलते हैं लाइनक्स वगैरह है वो प्रॉपर चलना चाहिए उस पर। और दूसरा आपका जो वेब ब्राउज़र जैसे आपका मोजिला हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो ये भी उसमें होना चाहिए। और तीसरा आपका एडोब रीडर होना चाहिए, ठीक है, और स्कैनर भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है वर्चुअल कोर्ट को कैरी आउट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, जो भी फाइल
फाइल करते हैं अपने केसेस को, वो जो है वो काफ़ी हद तक इन सब सर्विसेज को यूज़ कर नहीं पाते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं अगर हम बात करें दूसरे टर्म में। तो ये आपका जो है बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने उसमें क्या क्या ई फाइलिंग, मतलब किस तरह लोग अपने केसेस को फाइल कर सकते हैं, अगर उसकी सुविधा की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले 2009 में ई फाइलिंग की सुविधा जो है लाई थी। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 में लाया। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने शुरुआत में सिर्फ जो है बेल एप्लीकेशंस के लिए ही इसको खोला था, लेकिन अभी उन्होंने 22 अप्रैल 2020 को उन्होंने जो है इसको अलग और भी चीज़ों के लिए जो है इसको ओपन कर दिया ई फाइलिंग का, मतलब कि जो आपका इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अगर आपको फाइल करना है केसेस को तो आप कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं हमने इसमें किया। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ें उन्होंने ई फाइलिंग को मैंडेटरी कर दिया। जैसे कंपनी केसेस हो गया, टैक्सेशन से, या फिर आर्बिट्रेशन जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो है ई फाइलिंग जो है उन्होंने जो है मैंडेटरी कर दिया था। तो और उन्होंने जो है एक कमेटी भी बनाई है हिमा कोहली की, जिसमें ये कहा गया कि किस तरह जो है अगर जब लॉकडाउन लिफ्ट मतलब होता है, सरकार उसको प्लेस देती है तो किस तरह चीज़ों को जो है कैरी आउट किया जाए, तो ये उसमें कहा है। और फिर आगे क्या क्या बात करते हैं कि अगर जो मिस वर्चुअल कोर्ट को इन प्रैक्टिस लाना है तो जुडिशरी को प्रॉपर अमाउंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, जितने भी हाई कोर्ट्स या फिर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तभी, क्योंकि इसमें हमने देखा कि किस तरह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक है उसमें काफ़ी कॉस्ट आ सकती है। तो जो जुडिशरी है उसको प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, तभी जो है इसको इन प्रैक्टिस लाया जा सकता है। अंत में ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद कुछ गाइडलाइंस जो है मीन्स दिल्ली जो आपके हाई कोर्ट्स हैं उनको लाना चाहिए, जिस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेटी बनाया, जैसे हमने देखा हिमा कोहली के अंडर बनाया गया, उसी प्रकार और जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन जारी करना चाहिए किस तरह जो है जो हियरिंग्स हों वो हों, क्योंकि केसेस फिर से आगे बढ़ सकते हैं, या फिर मान लीजिए इसका सेकेंड वेव शुरू होता है तो फिर से केसेस बढ़ सकते हैं। तो उसमें कुछ गाइडलाइन बता रहे हैं, जैसे पहला कि उन्होंने बता रहे हैं कि अगर क्या बोलते हैं जो भी लॉयर्स हों, जो मतलब जो लिस्टेड लॉयर्स हों और मेनली आपके जो मीन्स लिटिगेंट्स हों वही जो है एंटर कर सके कोर्ट हॉल में। दूसरा क्या बता रहे हैं, जैसा जो भी लॉयर्स हों जो एंटर कर रहे हैं उनका प्रॉपर क्या बोलते हैं सीरियल नंबर होना चाहिए। तीसरा क्या बता रहे हैं, थर्मल इमेज कैमराज होना चाहिए जिससे वो चेक किए जा सके कोर्ट बिल्डिंग के अंतर्गत जब वो एंटर करें उनको कोई ऐसा सिम्टम्स ना हो, रिस्क पर्सन को करने के लिए अवॉइड। फोर्थ क्या बता रहे हैं कि कोई भी कोर्ट प्रेमाइसेस में एंटर करने से पहले जो भी एडवोकेट्स या फिर लिटिगेंट्स हो रहे हैं उनको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करना आवश्यक हो, इसकी बात कर रहे हैं। 5 क्या बता रहे हैं, 5 ये बता रहे हैं कि जब भी कोई एंट्री कर रहा है कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तो हैंड वॉश वगैरह की क्या बोलते हैं पूरी सुविधा जो है वहाँ प्रोवाइड करें। 6 क्या बता रहे हैं, 6 बता रहे हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए चीज़ें हैं जो भी कैंटीन हो गया फिर कोई भी आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब जिस मान लीजिए वहाँ पे हमने देखा है कि फोटोकॉपी के लिए चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर रेगुलेशन की आवश्यकता है तो और प्रिकॉशन की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं। सातवीं क्या बात करते हैं कि मास्क और ग्लव और सैनिटाइज़र वगैरह को जो है अवेलेबल कराया जाए। और लास्ट में क्या बात करते हैं, जो हमारे जूनियर लॉयर हैं जो इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देनी चाहिए। तो ये इसमें पूरी बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है सिंपल बात करते हैं कि जो आपका जो पंचायती राज है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था 1992 में, उसको जो है एक्ट पारित किया गया था, फिर 1993 में उसको जो है इन प्रैक्टिस लाया गया था। तो उसकी बात करते हैं कि उसकी कितनी आवश्यकता है इस समय कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो अभी उसमें हमने देखा कि जैसा हम जानते हैं कि 73rd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका पंचायती राज डेवलप करता है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट जैसे ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे 3 टायर स्ट्रक्चर आपका जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स देता है किसी भी विलेज या फिर उसको, ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकें अपने अपने एरियाज में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको जो है या फिर चीज़ें हैं उसको कैरी आउट करने के लिए। और ये गांधी जी का सपना भी था कि क्या बोलते हैं वो बात करते हैं ग्राम पंचायत की, बात करते हैं विलेज रिपब्लिक की, ताकि जो है एक मीन्स जो लोग हों वो लोकली उसको गवर्न कर सकें। लेकिन इसमें बी आर अम्बेडकर जो है काफ़ी उसमें एक वो उनके मन में शंका थी, क्योंकि उसमें इतनी इनइक्वालिटी थी। अगर इसको गांव को एक ऑटोनॉमी दी जाएगी, थोड़ा सा अगर उनको दिया जाएगा तो जो एक कास्ट की इनइक्वालिटी थी और तो वो बढ़ सकती है आगे, तो उसको दूर करने के 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आपका रिजर्वेशन सुविधा भी दी गई थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी की जो
कंसर्न्स थे उसको जो है दोनों 73rd अमेंडमेंट एक्ट में जो है सॉल्व किया गया था। तो अभी हमने लेकिन उसमें देखा बहुत सारी स्टेट जो है पूरा फुल या तो फिर जो मीन्स पैसे हैं वो डिसबर्स नहीं करते हैं, जो भी हमारे कहते हैं पंचायती राज हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो फिर जो है वो जो कंट्रोल करते हैं अपनी चीज़ों को, मतलब जो भी वहाँ पे मीन्स कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखा उसमें कितनी कमियाँ। लेकिन अभी हमने देखा केरल गवर्नमेंट ने किस तरह जो है अपने पंचायती जो भी आपके लोकल गवर्नमेंट है उनको किस तरह एम्पावर करके चीज़ों को कोविड-19 को कंटेन करने में काफ़ी हद तक वो जो है उन्होंने जो है हेल्प किया हुआ है। और उसमें अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली केरला की, तो उसमें उन्होंने अगर जो उनका पूरा बजट होता है तो उसका 1/3 जो है वो आपका लोकल गवर्नमेंट को वो डिसबर्स करते हैं। और जो हम बात करें अगर पंचायत की, तो जो आपके उन्होंने उसमें एक कदम मिश्री सिस्टम वो लाए हैं जिसमें आपके जो मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स वुमेन होती हैं तो और मीन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर कोलैबोरेट करके कोई भी चीज़ें मतलब होती है, कोई भी चीज़ अगर उनको कोऑर्डिनेट करना होता है तो वो उससे करते हैं। तो हमने देखा केरला किस तरह उन्होंने कंटेन किया है। अब बात करें कर्नाटका में, तो उन्होंने जो है इसको कंटेन करने के लिए एक पंचायती लेवल टास्क फोर्स को जो है उन्होंने जो है डेवलप किया है। उसमें क्या है, उसमें आपके जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वो ऑक्सिलरी जो आपके नर्स हैं एएनएम वगैरह वो, और जो आपके मीन्स आशा वर्कर्स हैं वो सब जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और जो भी आपके प्रधान हो गए, जो भी आपके ब्लॉक लेवल पे जो चीज़ें हैं वो सब मिल के एक पूरा एक कमेटी टास्क फोर्स बनाया गया है। और वो वीक में 2 बार मीटिंग भी करती हैं। और कोई भी चीज़ें मतलब आपका डिसइंफेक्शन करना हो या फिर फूड को वो कराना प्रोवाइड, तो ये सब जो है चीज़ें करके तभी वो हमने देखा कर्नाटक में कितने कम केसेस आए हैं और केरला में देखिए चीज़ें काफ़ी कितने कम केसेस आए हैं। तो ये पंचायती राज को रोबस्ट बनाने से ही जो है ये पॉसिबल हो सका है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका नेक्स्ट आर्टिकल आपका सिंपल हमने बात किया था कि किस तरह आपके स्टेट्स जो है वो किस तरह लेबर लॉज को जो है उसमें काफ़ी एग्जम्पशंस दे रहे हैं, मतलब कि उसको जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर है उसको बढ़ा रहे हैं। तो इससे अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 23 है जो आपका फोर्स्ड लेबर की बात करता है, तो वो जो है उसका मीन्स बात करता है। तो उसमें हमने देखा कि किस तरह माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स को जो है फ्लाउट किया जा रहा है। और अगर हम बात करें जो हमारा इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर पीस एंड रेजिलियंस रिकमेंडेशन 2017 के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए डिजास्टर आता है तो जो हमारे मीन्स मार्जिनाइज ग्रुप्स हैं जो भी आपके लेबर वर्कर्स हैं उनको जो है अपने फ्रीली आपके मीन्स वॉलंटरी किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, उनको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर इस पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया इस समय जो हमारे स्टेट्स जो है जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हमारे लेबर लॉज हैं उसको फ्लाउट किया हुआ है। तो इससे हमने देखा कि एक अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो हमारे मीन्स कोलैबोरेशन हैं उसको दोनों को जो है क्या बोलते हैं नज़रअंदाज किया गया हुआ है इस गाइडलाइंस जो जारी की गई है उससे। हमने पहले भी इसको आर्टिकल में डिस्कस किया था, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज का जो हम बात किए थे अंत में जो प्रश्न के, तो ये प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिए, आप पॉज करके इसको देख लीजिए फिर सॉल्व करिएगा। इसका उत्तर हम आपको कल जो है बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड।